नमस्कार। संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ था कि एक वैकल्पिक विषय के चयन का आधार क्या होना चाहिए। आज उन सारी बातों से अलग हटकर हम इस बिंदु पर चर्चा कर रहे होंगे कि ठीक है कि आपने अपने रुचि के अनुरूप, अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप सारी बातों को देखकर, समझकर एक इतिहास वैकल्पिक विषय रखा है और उसके लिए तैयारी कैसे किया जाए। तो एक ऑप्शनल पेपर के रूप में हिस्ट्री को कैसे तैयार किया जाए, इस चीज़ को लेकर कुछ मुद्दे होते हैं। उसको आज हम लोग समझ रहे होंगे एक एक करके कि आखिर जब हम एक इतिहास को वैकल्पिक विषय के रूप में रख रहे हैं तो कुछ सामान्य सी बातें सामने आती हैं, कुछ भ्रम उसके संदर्भ में भी रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी इतिहास के पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले उसके उस भ्रम को भी जान लें। और भ्रम ही है, जाहिर सी बात है, वास्तविकता से कोसों दूर है मामला। तो वो भ्रम क्या है और फिर साथ में पूरी परीक्षा प्रणाली को समझते हुए उस वैकल्पिक विषय को देख पाएंगे। और तत्पश्चात एक वैकल्पिक विषय आप लेकर चल रहे हैं तो इस इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ने की उपयोगिता क्या है, आपको क्यों हम ले लिए, उससे क्या लाभ है, हमको ये भी जानने की ज़रूरत है। और तत्पश्चात हम लोग इस मुद्दे पर विचार करेंगे कि उस वैकल्पिक विषय को तैयार करने के अपनी प्रक्रिया क्या होगी, उसकी रणनीति क्या होगी, उसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, किस तरीके से पाठ्यक्रम को कवर करना है। कुछ टॉपिक्स के एग्जाम्पल को रखते हुए आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। दरअसल कहीं पर भी किसी भी तरीके से जब आप किसी विषय को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें आरंभ से इस बात को जानना स्पष्ट है कि जो आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नेचर क्या है, उसकी डिमांड क्या है और दूसरा कोई क्या बताता है जिसका वो सब्जेक्ट नहीं है। निश्चित तौर पर वह आपके लिए फिर कहीं ना कहीं तनाव पैदा करने वाली दशा होती है कि आप तनाव में आते हैं कि उसने तो ऐसा बता दिया। तो मैं चाह रहा हूं कि आपको आज उन सारी बातों पर पहले ही स्पष्ट कर दूं कि आखिर इतिहास ले रहे हैं तो इतिहास के अपने क्या फ़ायदे हैं, इतिहास के पढ़ने के लिए क्या क्या आपको अपनी ज़रूरतें होंगी, कौन सी बुक्स कवर करनी है, किस तरीके से पढ़ेंगे, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि जब हम इतिहास नाम लेते हैं तो एक अवधारणा यही है कि अगर किसी ने बोला कि उसने इतिहास विषय रखा है तो थोड़ा सा दूसरे लोग चौंकते भी है, अच्छा इतिहास रखा है। तो एक भ्रम की जो दशा है वो ये कि इतिहास में नाम, तिथियां, घटनाएं इतनी ज़्यादा हैं, उनको कैसे हम याद करेंगे। इतिहास का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, ख़त्म ही नहीं होता, अटेम्प्ट चाहे ख़त्म हो जाए। और इतिहास को लेकर यह अवधारणा भी कि नंबर कम आते हैं, मैं पहले वीडियो में बतला चुका हूं कि यह अवधारणा कितनी निर्मूल है। इतिहास को लेकर यह कि याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। भ्रम भी अपनी अज्ञानता की वजह से पैदा होता है। जिस विषय पर हमारी पकड़ न हो, समझ न हो, तो फिर निश्चित तौर पर भय और भ्रम स्वाभाविक है। तो आपको स्पष्ट कर दूं कि नाम, तिथियां, घटनाएं, ये सब चीज़ें हैं जिसको हम तथ्य कहते हैं। लेकिन केवल यही तथ्य ही इतिहास नहीं है। एक तरीके से वह कंटिन्यूटी और चेंजेस को समझने की प्रक्रिया है।
निरंतरता क्या रही, परिवर्तन क्या रहे, उसकी हमें नेचर को समझना होता है उन घटनाओं के संदर्भ में। और यहाँ पर आखिर इतिहास पढ़ रहे हैं तो एक घटनाक्रम के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से हम उस नेचर को समझ सकते हैं कि ठीक है, घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जगह जगह विद्रोह हुए, तिथियां हैं कि कहीं पर फरवरी 1857 में शुरू हो रहा है, मार्च में हो रहा है, 10 मई को हो रहा है, 11 मई को हो रहा है, जून में हो रहा है, कानपुर में, लखनऊ में, बंगाल में, जगह जगह अलग अलग तिथियों के साथ ये घटनाक्रम है। सैकड़ों हजारों लोगों की भागीदारी है, अनेकों के नाम उसमें है आपके पास। बावजूद इसके उन्हीं के आधार पर हम समझ पाते हैं कि क्या यह कोई संगठित विद्रोह था, क्या इस विद्रोह को हम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देख सकते हैं अथवा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि केवल नाम और तिथियां, स्थान ही इतिहास नहीं है, बल्कि इनके आधार पर इतिहास का निर्माण होता है, तो उसको हम समझ पाएंगे। रही बात पाठ्यक्रम के बहुत ज़्यादा होने की, तो कुछ लोग जो कहते हैं पाठ्यक्रम छोटा होता है या बड़ा होता है, इसमें छोटा और बड़ा कहने की बात नहीं है। समझिए, चूँकि यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस बनाया गया वो बड़ा लंबा चौड़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक एक बातों को उसमें स्पष्ट किया गया कि अगर हम कहें कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में पढ़ना है तो उसमें एक एक चीज़ें मेंशन है कि हमें अशोक के धम्म को पढ़ना है, मौर्यों की विदेश नीति को पढ़ना है, साम्राज्य विस्तार को पढ़ना है, तो खाली अगर एक शब्द लिख दिया जाता मौर्य साम्राज्य तो बड़ा छोटा हो जाता सिलेबस, लेकिन उसके अंदर की चीज़ों को इलेबरेट किया गया, इसलिए वो बड़ा निकलता है। हम देखते हैं कि अगर सामान्य अध्ययन में तो एक लाइन में ही पूरा सिलेबस है, तो क्या बहुत छोटा हो गया वही इतिहास? नहीं, एक एक चीज़ों को स्पष्ट करने से चीज़ें अपने आप में क्या दिखाई पड़ती हैं? बड़ी। तो यह विशालता ही उसकी अपनी एक विशेषता बन जाती है, क्योंकि उससे बाहर एक भी शब्द कभी भी आपके प्रश्न में नहीं रहते। यानी जो प्रश्न आते हैं सिलेबस की हुबहू लाइन के साथ नजर आते हैं, जो इंगित है। अनेक ऐसे विषय हैं जिसमें आपको वहाँ स्पष्ट नहीं है, वो प्रश्न पूछे जाने पर पता चलता है कि अच्छा ये भी प्रश्न का दायरा है। तो आकार प्रकार बड़ा होना ये भी एक तरीके से भ्रम की ही दशा है, क्योंकि अंतिम रूप से तो जो पढ़ रहा है वो उसको कवर कर रहा है और सलेक्शन ले रहा है। इसलिए ये विचार को निकाल देना होगा कि इतना विशाल काय है, क्योंकि अंततः जीएस में तो पढ़ते ही हैं हम। तो जब जीएस में पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी वही सिलेबस है। इसीलिए सिलेबस के आकार प्रकार को देखकर एक अवधारणा बना लेना कि ये लंबा होगा, बहुत बड़ा होगा, हमसे कवर नहीं होगा, और अगर ऐसा कोई कह रहा है तो इसका तात्पर्य भी है कि उसे इतिहास की अपनी पूरी समझ और जानकारी नहीं है। साथ में इस पूरे भ्रम के दायरे से बाहर निकलकर जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आखिर इतिहास को अगर हम ले रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें लाभ कहाँ है। अब लाभ का तात्पर्य समझ लीजिए इस चीज़ को, कि हम बात लाभ और हानि की इस मामले में कर रहे हैं कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप चाहे वह आईएएस की परीक्षा दे रहे हो या किसी पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रीलिम्स और मेंस के जीएस से लेकर वह वैकल्पिक विषय के स्तर पर इतिहास की अपनी उपयोगिता क्या है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और समझने के लिए हम पहले चर्चा कर रहे होंगे इस चीज़ को कि परीक्षा प्रणाली जो यूपीएससी की, उसके अंतर्गत जरा समझ पाइए कि इस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत एक तरफ जहाँ प्रीलिम्स का, दूसरी तरफ मेंस और इंटरव्यू,
जो प्रीलिम्स का पेपर, एक जीएस और फिर मेंस के स्तर पर ये ऑप्शनल पेपर जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि आप इतिहास रखे हुए हैं तो आपको क्या लाभ मिलने जा रहा है, पढ़ने से आखिर क्या हमारे हित पूरे होते हैं। हित का तात्पर्य है कि कहाँ पर हम यूपीएससी के अंतर्गत, उस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत अपने आप को ज़्यादा बेहतर स्थिति में रख पाते हैं। तो ऐसे में 500 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर है आपका, इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं आज। इन चीज़ों के बारे में चर्चा हमने पहले भी अन्यत्र वीडियो में कर रखी थी, लेकिन आज ऑप्शनल के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री को किस रूप में पढ़ना है, पढ़ने के लाभ क्या हैं। तो पहली चीज़ ये है कि देखा जाए अगर कि हम किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, चाहे वह यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीएससी का हो, एक सामान्य अध्ययन का खंड भी होता है। सामान्य अध्ययन के खंड के अंतर्गत भी इतिहास हमें पढ़ना होता है। तो अब ये चीज़ समझना है कि आखिर उस सामान्य अध्ययन के इतिहास और वैकल्पिक विषय के इतिहास में क्या अंतर है अथवा समानताएं हैं या कहाँ तक समानताएं हैं। तो एक वैकल्पिक विषय को अगर हम लेकर चल रहे हैं और उसमें हमारा इतिहास है, तो पहला लाभ तो यही है कि वह वैकल्पिक विषय की तैयारी के साथ साथ आपके सामान्य अध्ययन खंड के इतिहास विषय की तैयारी भी पूरी होती जाती है। उसके लिए अतिरिक्त समय आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वो समय आप अतिरिक्त रूप से किसी दूसरे विषय पर दे सकते हैं, ऐसे पर दे सकते हैं, यानी अपने समय को, समय महत्वपूर्ण है इस पूरे तैयारी की प्रक्रिया में। तो ऐसी दशा में जो यहाँ पर अब नज़र आता है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में आप जो लाभ है उसका समझ पाइए कि इतिहास के वैकल्पिक विषय के अंतर्गत फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और सेकंड पेपर में आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास शामिल है। हम आगे इसकी विस्तार से भी चर्चा कर रहे होंगे इस पूरे ऑप्शनल को लेकर। यहाँ पर केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक इतिहास का संबंध एक तरफ वैकल्पिक विषय से है और दूसरी तरफ सामान्य अध्ययन से है। सामान्य अध्ययन में भी प्रारंभिक परीक्षा में और फिर मेंस में भी शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत वह लगभग 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये कोई निर्धारित संख्या नहीं है, कभी वह 17 प्रश्न होंगे, कभी 16 प्रश्न होंगे, कभी 18 प्रश्न होंगे, कभी 20 होंगे, कभी 21 होंगे, यानी एक रेंज इस रूप में दिखाई देती है। ऑन एवरेज ये चीज़ें हैं। खंड क्या क्या रहते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति, जो इसी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से हम चीज़ों को कवर करते हैं। तो कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें से अगर कहा जाए कि 18 से 20 प्रश्नों का एक एवरेज यहाँ पर दिखाई देता है हिस्ट्री का, तो इसका तात्पर्य यही है कि बड़ा महत्वपूर्ण खंड हो गया ये। देखें अगर यूपीएससी के कट ऑफ को देखें अगर, तो जहाँ पर 98 मार्क्स 200 मार्क्स में से 98 मार्क्स लाने वाला पीटी पास कर जाता है, और उसमें लगभग अगर कहा जाए कि 36 से 40 अंक इतिहास खंड से आते हैं, तो निश्चित तौर पर इस वैकल्पिक विषय को पढ़ने के साथ इस खंड की तैयारी अपने आप होगी। अगर देख लें इस चीज़ को लेकर कि कहीं ना कहीं यही खंड हमको इस पूरे वैकल्पिक विषय के अंतर्गत पढ़ने हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक तरफ ये पेपर तैयार करने के साथ ही आपका सामान्य अध्ययन का एक बड़ा पोर्शन भी तैयार हो रहा है, और केवल प्रीलिम्स में ही नहीं, मेंस के स्तर पर
मेंस के स्तर पर पेपर 1 250 मार्क्स का होता है, जिसमें अलग अलग विषय शामिल है, जिसमें एक जो है आपका इतिहास विषय होता है, और उस इतिहास विषय के अंतर्गत उसमें विश्व इतिहास भी शामिल है, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति का खंड शामिल हो जाता है। और यही चीज हम देख रहे हैं कि आखिर वैकल्पिक विषय के रूप में हम देख रहे हैं कि विश्व इतिहास भी पढ़ना है। तो जब वैकल्पिक विषय के रूप में विश्व इतिहास आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए विश्व इतिहास अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपके अंदर मन में अभी ये भाव आ रहा होगा कुछ तो अंतर है, अभी हम तुरंत देखेंगे, प्रश्नों को सामने रख कर देखेंगे कि आखिर अंतर क्या कहता है, कि अंतर जैसी कोई बात है नहीं, सिवाय इस चीज के कि वह परीक्षा यूपीएससी की है और इतिहास विषय को पूछा जाना है। यह पूछने वाले के ऊपर निर्भर है कि वह अब सामान्य अध्ययन में पूछता है या वैकल्पिक विषय में पूछ रहा है। इतिहास बटा हुआ इस मामले में नहीं है कि अगर कोई कहा जाए कि अशोक ने कार्य किया तो अशोक ने इसलिए कार्य किया कि तुम पीटी में हमसे पूछो, या फिर चोलों ने इसलिए कार्य किया कि हमसे मेंस में पूछा जाए, कि गांधी ने जो है जो कार्य किया वो गांधी कि हम मेंस के लिए कार्य कर रहे हैं, तिलक आप पीटी के लिए कार्य करो। ये सब कहने की बातें, इतिहास का डिवीजन ये नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इस सामान्य अध्ययन खंड और वैकल्पिक विषय के रूप में अगर आपका विषय यह इतिहास है तो एक ही साथ आपकी तैयारी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हो रही है। कैसे उस तैयारी को करते हैं, क्या उसकी पद्धति और प्रक्रिया होती है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो सिलेबस को अगर देखें यूपीएससी के सामान्य अध्ययन के भी, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से सिलेबस के उस खंड में इतिहास विषय के प्रश्न जैसे यहाँ पर आए हुए हैं कि देखा जाए 12 से 19 तक के स्तर पर कभी 20 प्रश्न रहे हैं तो कभी 13 भी रहा है, कभी 22 भी रहा है। एक तरीके से इतिहास के स्तर पर आए हुए प्रश्नों की संख्या है। तो इसका तात्पर्य हो गया कि अगर हमारा वैकल्पिक विषय इतिहास है तो प्रारंभिक परीक्षा के इतिहास सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड में भी हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी। देखा जाए अगर कि हमने ये 15-20 वर्षों का एक आंकड़ा तैयार किया और देखा उसमें कि आधुनिक भारत के इतिहास से 210 प्रश्न आ रहे हैं, प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से, भारतीय संस्कृति से, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि अगर यह सामान्य अध्ययन में जो है चीज़ें आ रही हैं तो ऑप्शनल अगर हमारा पेपर है तो नो डाउट इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। और मैंने कहा कि सिलेबस की अगर बात कर लें कि सिविल सेवा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है जिसमें एक लाइन में लिखा हुआ है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब समझिए, भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारत का इतिहास वह एंशिएंट व मिडाइवल हिस्ट्री इसमें शामिल है, साथ में वह भारतीय इतिहास और उसकी संस्कृति उसमें शामिल है, और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत के इतिहास के अंतर्गत एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री जो हमें पढ़ना है, देखिए सिलेबस तो बहुत छोटा हो गया, पता भी नहीं चल रहा है आपको कि यहाँ क्या क्या चीज़ पढ़नी है। यही वजह है कि अगर हमें सिलेबस छोटा खाली लिखना हो तो एक लाइन में तो दे दिया यूपीएससी ने, लेकिन पढ़ते तो हम हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, कल्चर सब पढ़ रहे हैं, प्रश्न आते हैं उससे। मेंस के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के जो है, मेंस में अगर देखें इतिहास विषय के अंतर्गत जो सिलेबस दिया हुआ है वो यही है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास यानी वो मॉडर्न हिस्ट्री, स्वतंत्रता संग्राम और इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसे अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, और फिर विश्व के इतिहास में देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जो सिलेबस है
देखिए एक लाइन में सिलेबस लिख दिया इसने। इसी सिलेबस को जब हम ऑप्शनल में देखते हैं तो एक एक पॉइंट्स उसमें दिया हुआ है कि 18वीं सदी के इतिहास में कि आखिर विश्व इतिहास के अंतर्गत प्रबुद्ध किस तरीके से आधुनिक राजनीति का उद्गम, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो यहां पर विश्व के इतिहास खाली एक लाइन में लिख दिया गया तो सिलेबस छोटा आपको नजर आ रहा है। अगर इसी को हमने एलेबरेट कर दिया कि विश्व के इतिहास में आखिर क्या क्या चीजें शामिल हैं तो आपको लगेगा कि ये लंबा हो गया। तो मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि बड़ा और छोटा जैसी चीज नहीं है। इतिहास है, वो 18वीं सदी के बाद का जो आधुनिक विश्व इतिहास है वो पढ़ना है, वो उन घटनाओं को पढ़ना है। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो सिलेबस है वह सिलेबस दरअसल वैकल्पिक विषय के अंतर्गत ही शामिल हो जाता है। यानी वैकल्पिक विषय जब हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंतर्गत एक तरफ इस प्रारंभिक परीक्षा का और दूसरी तरफ इस मुख्य परीक्षा के इतिहास के खंड की अपने आप में तैयारी भी पूरी होती जाती है। ये मामला अमूर्त रूप से बताना अस्पष्ट सा लगता है कि कैसे, मतलब क्या चीज़ें हैं। इसलिए मैंने एक पूरा इस पर रिसर्च किया, विगत वर्षों के प्रश्नों को ही मैंने आधार बनाया और ये बतलाना चाहा कि आप समझ पाएं कि ऐसा नहीं है कि वैकल्पिक विषय के अंतर्गत इतिहास के खंड, इतिहास का चैप्टर कुछ अलग है या फिर जीएस के अंतर्गत कुछ अलग है। प्रश्न की भाषा भी हूबहू वही है। देखिए कि अगर वैकल्पिक विषय इतिहास के अंतर्गत हम कह रहे हैं कि एक प्रश्न आया कि प्रायद्वीपीय भारत के जटिल सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का यथार्थ चित्र प्रारंभिक संगम साहित्य में प्रस्तुत किया गया है, इसकी रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 2017 के आईएएस के ऑप्शनल हिस्ट्री के पेपर का यह क्वेश्चन था। मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, बस ये खाली बता रहा हूं कि टॉपिक कहां से है। देखिए कि यह संगम साहित्य में प्रस्तुत किया गया है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। सामान्य अध्ययन के अब मेंस में उसी संगम काल का एक प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभावशाली शैली में वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए। 2013 के आईएएस के एग्जाम में, जीएस के पेपर में, मुख्य परीक्षा में पूछा गया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम संगम काल पढ़ रहे हैं ऑप्शनल में, तो क्या ये भाषा जो जीएस में आपको नजर आ रही है क्या कोई अलग दिख रही है? शब्द बदल जाएंगे, लेकिन अगर संगम काल हम पढ़ रहे हैं तो संगम काल की सामाजिक दशा पढ़ेंगे, आर्थिक दशा पढ़ेंगे, सांस्कृतिक दशा को पढ़ेंगे। तो जब हमने यहां पर जो है वैकल्पिक विषय के रूप में संगम काल को पढ़ लिया, अब वो अगर जीएस में आ रहा है तो उसके लिए हम अतिरिक्त एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। और सोच कर देखिए आप कि जिसने ये नहीं पढ़ा था, आखिर इस तरीके के क्वेश्चंस को मेंस में हल करने के लिए उसने ये तो पढ़ा ही होगा ना। जब उसने ये पढ़ा तो एक तरीके से वैकल्पिक विषय का वो एक खंड भी अपने आप में, एक चैप्टर भी अपने आप में कवर कर रहा है। और फिर वही संगम साहित्य को लेकर पीटी के संदर्भ में भी प्रश्न बनते हैं कि संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, किस विषय से संबंधित है, कि वह कविता है, व्याकरण है, वास्तुशास्त्र है या राजशास्त्र है। तो जाहिर सी बात है अभी आपने अध्ययन नहीं किया है अगर, तो ये बताना मुश्किल है। लेकिन ठीक है कि तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है दूसरे संगम में। तो अब कभी आपके पास अब यूपीएससी में सीधे सीधे ये चीजें होंगी कि प्रश्न आपके पास होगा, चूंकि अब देखिए संगम साहित्य, यहां पर यह चीज एक अलग क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर इसी को दूसरे रूप में कहा जाए, पीटी का सवाल हो कि संगम साहित्य किस भाषा का साहित्य है,
देखिए, तमिल, यहां पर आपके पास प्रश्न कभी अलग हो जाए कि तमिल संस्कृति को सूचित करने में जो है संगम साहित्य की अपनी उपयोगिता क्या है, उद्घाटित कीजिए, तो शब्द बदल जाएंगे, प्रश्न के टॉपिक नहीं बदलेगा। इसलिए एक जब वैकल्पिक विषय के खंड को हम कवर करते हैं तो उसके अंतर्गत जो भी बिंदु हम पढ़ रहे हैं वो आप चाहे वैकल्पिक विषय में पूछे, चाहे वह जीएस के मेंस में पूछे या पीटी में पूछे, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वैकल्पिक विषय को इतिहास के अंतर्गत अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जीएस के पीटी और मेंस में दोनों में उसकी समान उपयोगिता आती है। खाली यही नहीं, ये तो फिर एक एग्जाम्पल था कि अगर देखा जाए कि चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ बातों की चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह को लेकर, बहुत आया चर्चित ये चैप्टर है कि 1857 का विद्रोह, अब उससे संबंधित जो वैकल्पिक विषय में प्रश्न आए, मैं खाली उनकी भाषा शब्दावली की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप समझिए कि जो यह प्रश्न है उसके अंतर्गत जो उत्तर लिखा जाना है और जो सामान्य अध्ययन में आया हुआ प्रश्न है उसके अंतर्गत जो उत्तर लिखा जाना है, क्या अंतर आएगा कि 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश गतिविधियों के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सतर्कता और रूढ़िवाद का नया दृष्टिकोण खोजा जा सकता है। टिप्पणी कीजिए, 1994 में आया हुआ है प्रश्न। आखिर 1857 का विद्रोह एक चैप्टर पढ़ा हमने तो शब्द भाषा बदल सकती है, लेकिन 1857 के विद्रोह का जो कुछ भी आयाम हमने पढ़ा है वो तो बदल नहीं जाएगा। फिर प्रश्न आता है 1857 के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना कीजिए। 1857 के बाद भारत के ब्रिटिश सिविल तथा सैनिक प्रशासन में होने वाले बहुविध परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। 98 में आया वो प्रश्न, यानी 1857 के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। अब सामान्य अध्ययन में देख लीजिए कि यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास के क्रम में ऐतिहासिक मोड़ है। यानी 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश नीतियों में क्या परिवर्तन आते हैं, किस तरीके से 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों के निर्माण में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होता है। तो क्या परिवर्तन आए वो बतलाने की जरूरत है। तो जब हम 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो वह चाहे वैकल्पिक विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हो, वह चाहे अब सामान्य अध्ययन मेंस में आ रहा हो, चाहे पीटी में आ रहा हो, टॉपिक तो यही है। तो इसका अध्ययन करने वाला वह उतना सक्षम होगा कि प्रश्न चाहे अब वैकल्पिक विषय के संदर्भ में हो या फिर सामान्य अध्ययन में। देखिए पीटी में देखिए कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। अब देखिए 1857 के विद्रोह के उपरांत जिस तरीके से अब 1858 में महारानी की घोषणा आती है, नियम बनता है और उसमें कहा जाता है कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा, क्राउन का शासन अब स्थापित होगा, ब्रिटिश अपने विलय विस्तार की नीति का त्याग कर रहे हैं। तो परिवर्तन उसी को कह रहा है ये कि आखिर उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। सही उत्तर चुनना है, 2014 के आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो जब 1857 का विद्रोह और परिणाम हम पढ़ रहे होंगे उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही सामान्य रूप से हैं कि कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन का शासन, विलय और विस्तार की नीति को त्याग दिया गया, वहाँ पर अब देसी राजाओं के प्रति सम्मान की नीति अपनाए जाने की बात की गई। तो जाहिर सी बात है कि ये और दोनों सही है। इसका मतलब हुआ कि 1857 के विद्रोह को आप समग्रता में जब पढ़ेंगे तो आपका वैकल्पिक विषय के अंतर्गत वह चैप्टर तो तैयार हो ही रहा है, साथ में प्रीलिम्स और मेंस के जीएस के खंड की भी तैयारी हो रही है। उसके लिए अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। इसी 1857 के संदर्भ में अगला प्रश्न देखें, अगर
कि देखिए प्रश्न को समझिए कि इसका मूल स्वरूप चाहे कुछ भी रहा हो, शीघ्र ही भारत में बलशाली ब्रिटिश शक्ति की चुनौती का प्रतीक बन गया। टिप्पणी कीजिए 2005 में। 1857 का गदर सिपाहियों के गदर से कहीं अधिक तथा राष्ट्रीय विद्रोह से कहीं कम था। टिप्पणी करना है। 2016 में पूछा गया प्रश्न। अब देखिए समान अध्ययन में, अब समान अध्ययन में प्रश्न है, ये प्रश्न की लंबाई चौड़ाई देखिए, समान अध्ययन में पूछा गया है 1999 में पूछा गया प्रश्न है कि जिसकी शुरुआत धर्म के लिए लड़ाई के रूप में हुई थी, उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, क्योंकि इस बात से तनिक भी संदेह नहीं है कि विद्रोही विदेशी सरकार से छुटकारा पाने और पूर्व व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के इच्छुक थे, जिसका सही प्रतिनिधि दिल्ली नरेश था। क्या आप इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? अब सोच कर देखिए कि जब कहते हैं कि जीएस का पेपर है तो बड़ा सामान्य सा चीजें होंगी, देखिए ये प्रश्न की लंबाई चौड़ाई व्यक्ति के लिए थोड़ी तनाव का कारण बन जाती है। तो ये जीएस में पूछा गया प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर पूछा गया प्रश्न है, पुनर्स्थापनावादी स्वरूप की बात कर रहा है। तो जिसने 1857 के विद्रोह को पढ़ा और समझा, उसको यहां पर लाभ मिलने जा रहा है। पीटी में देखिए कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ठीक बात है, वीडी सावरकर ने कहा। जब स्वरूप पढ़ते हैं अलग अलग, किसने सैनिक विद्रोह के रूप में परिभाषित किया, किसने इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिभाषित किया, और फिर क्यों किया? तो प्रश्न समान अध्ययन के प्री और मेंस के अंतर्गत इस खंड से अगर आ रहा है तो चैप्टर पढ़ने के साथ ही उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी, उसके लिए अलग से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब हुआ कि यदि वैकल्पिक विषय के अध्ययन को हम कर रहे हैं, इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो पीटी और मेंस की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। अब बस तरीका सीखना होगा कि कैसे। चैप्टर तो वही है। ऐसी दशा में देखिए, मैं पुनः आपको बतला रहा हूं कि जब आप 1857 के विद्रोह को फिर उदाहरण के रूप में रख रहा हूं कि यूपीएससी के अंतर्गत भी ऑप्शनल में और फिर यूपीपीएससी और बीपीएससी के अंतर्गत भी ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये नहीं है कि स्टेट के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत है। 1857 का विद्रोह ही पर्याप्त है, ये चैप्टर ही। फिर यह स्टेट में पूछे, यूपीएससी में पूछे, ये पूछने वाले के ऊपर निर्भर है। देखिए, मुख्य कारणों का विश्लेषण करिए। 1857 के विद्रोह की प्रकृति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जा सकता है? 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था? बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न केशव सेन के संदर्भ में कि उसका प्रारंभ एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था, उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। चर्चा कीजिए। जो अभी पहले प्रश्न देख रहे थे, देखिए, अगर जिसकी शुरुआत धर्म के लड़ाई के रूप में हुई थी, उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, यहीं पर आकर वो प्रश्न समाप्त हो गया। 99 में पूछा गया प्रश्न है, ये यूपीएससी के जीएस मेंस में, बीपीएससी में पूछा जा रहा प्रश्न है। तो इसका मतलब हुआ कि हम अगर ऑप्शनल हिस्ट्री में 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो फिर वह चाहे जीएस पीटी में पूछे, मेंस में पूछे, वह बीपीएससी में पूछे, यूपीपीएससी में पूछे, कहीं भी पूछे, हमें उसका लाभ मिलेगा। तो एक बार जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं, उसका लाभ विभिन्न जो है उस परीक्षाओं में और विभिन्न चरणों की परीक्षाओं में भी प्राप्त होता है। देखिए, खाली यही नहीं, गांधीवादी आंदोलन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर समझें कि वैकल्पिक विषय के रूप में जब हम लेते हैं इतिहास, तो उसके अंतर्गत जो प्रश्न आया कि सर्वत्र मजबूत विरोध के बावजूद रॉलेट विधान के अस्तित्व को बनाए रखना एक राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रीय गौरव की संभावना के लिए उसका निरसन करना आवश्यक है, आलोचनात्मक जांच कीजिए। 2015 में पूछा गया रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कि क्या था और फिर क्यों उसका विरोध किया जा रहा था।
अब यही चीज़ समान अध्ययन में जो है आपके यूपीएससी के पेपर में पूछी जा रही कि रॉलेट एक्ट के विषय में आप क्या जानते हैं। 97 में पूछा गया प्रश्न था। तो जब हम यहां पर रॉलेट एक्ट के विषय में लिखेंगे क्या जानते हैं, किन दशाओं में पारित हो रहा था, सेडसन कमेटी की सिफारिश पर पारित हो रहा था, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, क्यों उसका विरोध किया जा रहा था। तो इस रॉलेट एक्ट को पढ़ने के साथ ही आप, अब वह चाहे ऑप्शनल में पूछे, चाहे वह जीएस मेंस में पूछे या जीएसपीटी में देखे कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कि अब रॉलेट अधिनियम सेडसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुआ। जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। साइमन कमीशन 1927 की घटना है, यह 1918-19 की बात की जा रही थी। तो इसका मतलब हुआ, देखिए 2015 में पूछा गया प्रश्न आईएएस के प्रीलिम्स में। तो जब रॉलेट एक्ट हमने पढ़ा ऑप्शनल के अंतर्गत, तो अब वही चीज यहां पर आ रही है। अलग कहां है, अंतर कहां है? इसीलिए मैंने खाली एक प्रश्न का उदाहरण नहीं दिया। तमाम प्रश्न जो इतिहास खंड के अंतर्गत है वो किसी न किसी रूप में आपको उस मेंस में, ऑप्शनल के पेपर में नजर आएंगे। जैसे अब देखिए कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कि एम.के. गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन एक बड़ी भूल थी, क्योंकि यह एक ऐसा अन्य देशी मुद्दा था जिसने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ों से ही काट दिया था। आईएएस के एग्जाम में ऑप्शनल पेपर में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। समान अध्ययन में क्या आपके विचार में खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी के समर्थन ने उनकी धर्मनिरपेक्ष साख पर बट्टा लगा दिया था? घटनाओं के आकलन को आधार बनाते हुए अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। आईएएस के एग्जाम में 2007 में पूछा गया, जीएस में। सोच कर देखें आप कि अगर हमें खिलाफत मूवमेंट हमने पढ़ा, गांधीवादी आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो हम इस बात को जानेंगे और समझेंगे कि किन दशाओं में खिलाफत आंदोलन हो रहा है क्या खिलाफत आंदोलन, अन्य देशी मुद्दा का तात्पर्य क्या है, ये कि यह एक तरीके से एक अन्य देशी मुद्दा, वह तुर्की से जुड़ा हुआ, ऑटोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ। और अब वही प्रश्न पीटी के संदर्भ में कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। तो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया जा रहा है, हम इस बात का अध्ययन कर रहे होंगे जब हम ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब जब हमने पढ़ लिया तो वो पीटी में प्रश्न आ रहा है कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार करना, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। – 1993 में पूछा गया प्रश्न। तो खिलाफत आंदोलन जब पढ़ेंगे हम, तो मेंस के ऑप्शनल पेपर के साथ साथ जीएस के, मेंस के और प्रीलिम्स के अपने सेगमेंट की तैयारी भी पूरी होती रहेगी। तो ये लगातार इन प्रश्नों को दिखाने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं कि कोई गिने चुनी एरिया या गिने चुने ही जो है चीज़ें कॉमन है। मैंने कहा कि प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के स्तर पर, इसी संदर्भ में देखें अगर कि गांधीवादी आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह था। टिप्पणी कीजिए 2001 में और पुनः रिपीट करते हुए यही चीज़ें 2009 में। आखिर इतिहास में स्टैटिक सब्जेक्ट जो है, प्रश्न तो वही बनेंगे ना।
टॉपिक बदल थोड़ी नहीं जा रहा है। और फिर समान अध्ययन के मेंस में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति विभिन्न राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। तो आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, अब उसके अंतर्गत विभिन्न दलों की क्या भूमिका थी, भारत छोड़ो आंदोलन के अपने हम उस प्रकृति को समझेंगे कि क्या क्या स्वतः स्फूर्त था, कहां तक था। और फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सही नहीं है। अब उन्हीं विकल्पों में देखिए लिखा हुआ है कि स्वतः प्रवर्तित था, और इसी में लिखना है कि यह स्वतः स्फूर्त विद्रोह था, टिप्पणी करना है। तो ये विकल्प जो यहां पर दिए जा रहे हैं कि यह आंदोलन अहिंसक था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। खाली यहां पर इन बिंदुओं को अलग से पढ़ने से ज़्यादा बेहतर दशा यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन को जब आप समग्रता में पढ़ेंगे तभी ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और जब ये हल कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में क्या यह स्वतः स्फूर्त था अथवा नहीं था, ये जानकारी भी आप अर्जित करेंगे। तो वैकल्पिक विषय पढ़ने के साथ ही आपका ये और आपका ये सेगमेंट भी तैयार होता जाएगा। तो यहां पर उद्देश्य समझ पाएं आप कि आपने अगर वैकल्पिक विषय को पढ़ा है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं अपने जीएस के, पीटी और मेंस के सेगमेंट से। देखिए एक अगला प्रश्न इसी रूप में, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता से। वे एरिया हैं जिसको प्राय लोग पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं। आप सोच कर देखिए कि वैकल्पिक विषय के रूप में तो यह क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने महसूस किया कि यदि हमने विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो भारत अनेक टुकड़ों में बढ़ जाएगा और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। 1996 में आया, 1996 में आया, और फिर 1947 में कांग्रेस ने भारत का विभाजन किस कारण स्वीकार किया था, 2009 में आया। समान अध्ययन के अंतर्गत देखिए अगर मेंस में कि क्या आपके विचार से भारत का विभाजन अपरिहार्य था, विभाजन के नाजुक प्रश्न पर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और मौलाना आजाद के दृष्टिकोण का विवेचन कीजिए। 1995 में आया हुआ प्रश्न। भाषा शब्द देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल अब इतने लंबे चौड़े प्रश्न आ रहे हैं, 1995 में पूछा गया प्रश्न है। कभी भी यह प्रश्न दोबारा आपके पास रखा जाएगा। 1947 में भारत का विभाजन किन स्थितियों में हुआ, 97 में आया प्रश्न। कांग्रेस ने देश के विभाजन को आखिरकार क्यों और किस प्रकार स्वीकार कर लिया, 2005 में पूछा गया प्रश्न। अब देखिए ये जीएस के मेंस में पूछा गया प्रश्न, इस प्रश्न को समझिए और इस प्रश्न को समझिए, क्या अंतर है इसमें। कांग्रेस ने देश के विभाजन को आखिरकार क्यों और किस प्रकार स्वीकार किया था। ऑप्शनल के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1947 में कांग्रेस ने भारत का विभाजन किस कारण से स्वीकार किया था। तो क्या कोई जीएस के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत है? अगर वैकल्पिक विषय का अध्ययन हमने किया है तो यह प्रश्न चाहे जीएस में आ रहा हो चाहे वैकल्पिक विषय में आ रहा हो, टॉपिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि आपने इस टॉपिक को कवर किया है, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। पीटी के संदर्भ में क्वेश्चन देखिए कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई। अब देखिए जो व्यक्ति इस ऑप्शनल के लेवल पर यह पढ़ रहा होगा कि कांग्रेस ने भारत का विभाजन किस कारण से स्वीकार किया, उसे क्या यहां पर अलग से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत है? प्रश्न है पीटी का कि देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से कांग्रेस इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब दो राष्ट्र का सिद्धांत स्वीकार था, इस ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। देखिए 1998 में आया वो प्रश्न है, सांप्रदायिक दंगों से बचाने के लिए तत्कालिक दशा में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे थे। तो जब भारत का विभाजन और स्वतंत्रता पढ़ रहे होंगे, ये चैप्टर है ऑप्शनल में, तो अब उससे संबंधित चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन
वह चाहे अब जीएस में आए, मेंस में आए, पीटी में आए, तो साथ साथ आपकी तैयारी पूरी हो रही है। तो आप जीएस के दूसरे ही खंड के लिए ज़्यादा समय निकाल पाएंगे। आप उस परीक्षा के अन्य विषय, अन्य जो प्रश्न पत्र हैं उनकी तैयारी अब बेहतर कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इस वैकल्पिक विषय को पढ़ने के साथ ही आपके सामान्य अध्ययन के प्री और मेंस की तैयारी भी साथ साथ होगी। उस इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों को हल करने में अतिरिक्त एफर्ट नहीं लगाना होगा। अब देखिए, मैंने बताया कि स्टेट पीएससीज में भी वही क्वेश्चंस हैं कि 1947 में भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, 1947 में कांग्रेस ने भारत का विभाजन क्यों स्वीकार किया। अब देखिए, यही क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा जा रहा है और यही क्वेश्चन हम देख रहे थे आईएएस के जीएस के पेपर में पूछा गया है, ऑप्शनल के पेपर में पूछा गया है कि 47 में कांग्रेस ने भारत का विभाजन किस कारण स्वीकार किया था। देखिए, भारत के विभाजन के क्या कारण थे, विश्लेषण कीजिए। ऐसे में बीपीएससी में पूछा जा रहा प्रश्न है। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वैकल्पिक विषय में, सामान्य अध्ययन में हूबहू वही चीजें आपको नजर आ रही हैं, स्टेट पीएससीज में नजर आ रही हैं। तो फिर फायदा है या नुकसान, खुद ही लगाइए आंकड़ा। किसी के कहने और सुनने की नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, चीजें सामने हैं आपके पास। देखिए, अब जब हम पढ़ रहे होते हैं ऑप्शनल, तो कैसे अब एक साथ चीजों को कवर करना है और किस तरीके से आप जो है जीएस की तैयारी साथ साथ कर पाएंगे। कि जब हमने एक ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया कि ठीक है चलिए भारत का विभाजन, तो विभाजन के लिए आखिर उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, इस बात को समझ पाए और उसके अंतर्गत इन बिंदुओं को हम जानेंगे, समझेंगे। अब यहीं पर जो है कि आखिर किस तरीके से अबुल कलाम आजाद के द्वारा भारत के विभाजन का विरोध किया जा रहा है, गांधी जी के द्वारा विभाजन का विरोध किया गया था। कुछ विद्वानों का कथन इस मामले में अलग अलग है। क्या परिस्थितियां थीं, यही तो प्रश्न पूछा जा रहा था कि आखिर भारत के विभाजन की परिस्थितियां क्या थीं, किन दशाओं में भारत का विभाजन हो रहा है, ये चीजें सामने हैं आपके पास। इसका मतलब हुआ कि अगर हमने इस चैप्टर को तैयार किया तो भारत के विभाजन से संबंधित यही आयाम बनते हैं। देखिए, कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व क्या था। देखिए, कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया। मुस्लिम लीग और जिन्ना की हठधर्मिता, कांग्रेस को दो बुराइयों में से एक को चुनना था, गृह युद्ध या विभाजन। बुराइयां थी, पढ़ेंगे डिटेल में, ये बातें आएंगी। भारत के बाल्कनीकरण को रोकने के लिए, अब कभी भी पीटी में सवाल आएगा, इसका तात्पर्य क्या होता है। अनेक छोटी छोटी रियासतें थी, कहीं वो स्वतंत्र न हो जाएं। पटेल ने यह स्टेटमेंट दिया कि यदि हमने विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। अंतरिम सरकार की असफलता, उस समय अंतरिम सरकार मौजूद थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो अब जरा समझ पाएं कि ये कांग्रेस ने विभाजन किन दशाओं में स्वीकार किया, ये दशाएं वे थी। अब पटेल का यही कथन, यदि हमने विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। अब देखिए, प्रश्न क्या था, मैंने महसूस किया कि यदि हमने विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो भारत अनेक टुकड़ों में बंट जाएगा और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। टिप्पणी कीजिए। यूपीएससी के ऑप्शनल हिस्ट्री के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, सरदार पटेल का स्टेटमेंट है कि यदि हमने विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। तो जिस समय हम एक चैप्टर का अध्ययन कर रहे होते हैं उसके सारे आयाम को जानेंगे। अब वो चाहे वैकल्पिक विषय में पूछे, चाहे जीएस के पीटी में पूछे, चाहे मेंस में पूछे, फिर हमें कठिनाई
नहीं आएगी कि विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व क्या था। ये 3 पॉइंट याद बनाने की जरूरत है। देखिए इससे क्या होगा, पॉइंट आपको देखिए, एक भी यहां पर मेंस की तैयारी का मतलब समझिए, जो ऑप्शनल पेपर पढ़ रहे हैं उनके लिए समझिए, यहां पर कहीं पर भी आपको क्या कोई ऐसी तिथि नजर आ रही है, जबकि तिथि ही है, बावजूद इसके लिखना और उल्लेख करना नहीं होता। प्रवृत्ति को समझना है कि आखिर विभाजन किन दशाओं में हो रहा है, कांग्रेस क्यों विभाजन को स्वीकार कर रही, जबकि गांधी जैसे नेता ये कह रहे थे कि विभाजन मेरी लॉस पर होगा, तो अंततः फिर भी विभाजन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे जब हम, तो भारत का विभाजन चैप्टर पढ़ने के साथ ही, चाहे वह ऑप्शनल में क्वेश्चन आए, चाहे जीएस के अंतर्गत क्वेश्चन आए, उनको कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि विश्व इतिहास में देखें कि विश्व इतिहास के अंतर्गत कि अमेरिकी क्रांति मूलभूत रूप से अमेरिकी पूंजीवाद और ब्रिटिश वाणिज्यवाद के बीच एक आर्थिक द्वंद्व थी, 2012 में आया वो प्रश्न है। अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह थी, इस कथन की पुष्टि कीजिए 2013 में आईएएस के जीएस के मेंस के पेपर में आया प्रश्न है। वर्ल्ड हिस्ट्री केवल जीएस मेंस में है, पीटी में नहीं है वहां। तो अब समझिए, जब अमेरिकी क्रांति पढ़ेंगे हम, तो फिर ये थोड़ी ना कि हम इसको ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं या इसको जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, अमेरिकी क्रांति पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न हो पूछने वाला पूछे, वह जीएस में पूछे चाहे ऑप्शनल में पूछे, लिख कर आएंगे। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत किस कारण बना था, साथ ही इसके सामाजिक परिणामों पर भी प्रकाश डालिए, 2017 के ऑप्शनल पेपर में पूछा गया प्रश्न है। समान अध्ययन में देखें क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी थी। देखिए, इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत किस कारण बना था, यानी सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। आईएएस के एग्जाम में 2015 में पूछा गया प्रश्न, 2017 में आ रहा है ये ऑप्शनल में, पहले जीएस में पूछा गया है। तो क्या जीएस का स्तर बहुत हल्का नजर आ रहा है आपको, या औद्योगिक क्रांति जीएस के लिए अलग होगी और ऑप्शनल के लिए अलग होगी। इसलिए तैयारी करने से पहले दिमाग में कुछ अवधारणाएं जो भ्रामक स्तर पर, उनको निकाल दीजिए। दिक्कत यहीं से शुरू होती है, जब आपको यह समझा और बतला दिया जाता है कि जीएस के लिए अलग है, ऑप्शनल के लिए अलग है। नहीं, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, ये थोड़ी ना कि फ्रांस की क्रांति जीएस के लिए घटी थी, अमेरिकी क्रांति और ऑप्शनल के लिए घटी थी। अरे क्रांतियां हुई हैं, उनको पढ़ना है, पूछने वाला जीएस में पूछे चाहे ऑप्शनल में पूछे, वो उसके ऊपर छोड़िए, हम क्यों उतना पेन लें इस मामले में। अब देखिए प्रश्न, औद्योगिक क्रांति ने स्थायित्व के स्थान पर गतिशीलता को रखा। आईएएस के एग्जाम में 1990 में आया और तत्पश्चात सेम क्वेश्चन रिपीट किया 2018 में। इसका मतलब भाई, औद्योगिक क्रांति अगर हम पढ़ेंगे तो स्टैटिक, मैंने कहा ना कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, इंग्लैंड में क्या परिवर्तन आए, विश्व में क्या परिवर्तन आए। तो 1990 में आया हुआ प्रश्न 2018 में उसी भाषा के साथ है, सेम क्वेश्चन है। तो सोचिए कि अगर हमने विगत वर्षों के प्रश्नों को हल कर लिया एक बार, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि आपको कितना लाभ मिलने जा रहा है। खाली इसलिए नहीं कि हूबहू वो प्रश्न आ जाएंगे तभी उत्तर लिख पाएंगे, प्रश्न के शब्द और भाषा चाहे बदल जाए, टॉपिक तो वही रहेगा। यही वजह है कि आपको समग्रता में चीजों को देखने की जरूरत है। तो जब हम ऑप्शनल पेपर पढ़ रहे होते हैं, हिस्ट्री को रखकर हम अगर चल रहे हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर है हमारा, कोई भी विषय हो उसको अपनी हर जगह उसकी उपयोगिता हो सकती है। मैं यहाँ इतिहास की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इतिहास हम वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ने जा रहे हैं।
तो सामान्य अध्ययन के प्रीलिम्स में और मेंस के एग्जाम में आपकी तैयारी साथ साथ पूरी होगी। अब उसका तरीका कैसे होगा, कैसे चीजों को कवर करेंगे, तो हमारा जो तरीका है वो यही अब होगा। यही वजह है कि संस्कृति आईएएस के अंतर्गत इस पद्धति को इंटीग्रेट कर दिया गया एकदम से, कि अप्रोच आपका इंटीग्रेटेड होना चाहिए समग्रता के साथ। जब हम एक टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए कि हमने पढ़ना शुरू किया, चाहे एंशिएंट हो, चाहे मिडाइवल हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे वर्ड हो, कि ठीक है, मान लीजिए कि हमने कोई एंशिएंट में टॉपिक शुरू किया कि मौर्य काल की बात है। अब उस मौर्य काल के संदर्भ को पढ़ते हुए वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जो ऑप्शनल में क्वेश्चंस विगत वर्षों में आए उनको तो समझेंगे ही, सॉल्व करेंगे ही, देखेंगे ही। जीएस के मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा में उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी वहीं डिस्कस करेंगे। अगर हम सपोज कीजिए पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, पढ़ रहे हैं ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, हम पढ़ रहे हैं भू राजस्व की नीति, तो भू राजस्व नीति पढ़ते समय ऑप्शनल में भू राजस्व नीति को पढ़ रहे हैं, आर्थिक नीति को पढ़ रहे हैं, तो हम यूपीएससी के वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जो इतिहास के अपने खंड से जो प्रश्न आए थे ऑप्शनल पेपर में, आर्थिक नीतियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हों, वो हमने 1980 से चीजों को सेलेक्ट किया है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम 30-35 साल के प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं उस पूरे संग्रह को। तो अगर मान लीजिए कि उस आर्थिक इतिहास से, उस भू राजस्व से इन 30 वर्षों में 15 सवाल आए हों, 10 सवाल आए हों, 5 सवाल आए हों, हम उनको क्या करें? आंसर फॉर्मेट करेंगे। अभी हम बात करते हैं आंसर फॉर्मेटिंग की। आंसर फॉर्मेट करेंगे, फिर इसके बाद उसी अब आर्थिक नीति से, आर्थिक इतिहास से जीएस के मेंस में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको उठाएं और देखें कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कि आपको लगेगा आप तो बहुत आसानी से जीएस मेंस के सारे वो क्वेश्चन करते जा रहे हैं, और फिर उसी आर्थिक इतिहास से प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन। तो आपने क्या किया कि एक चैप्टर पढ़ा, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, तत्पश्चात अपने ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उस माध्यम से उसको सॉल्व किया, आंसर फॉर्मेट किया, जीएस के क्वेश्चंस को बनाया, और प्रीलिम्स के तो साथ साथ क्या हुआ, चैप्टर तो एक ही पढ़ा आपने, लेकिन ये तैयारी हो गई आपकी ऑप्शनल पेपर की, जीएस मेंस की, जीएसपीटी की। तो सोच कर देखिए, जो आपको ये लगता है कि मेरा पीटी, अभी मुझे पीटी पढ़ना बाकी, अभी तो मैं ऑप्शनल पढ़ रहा हूं, साथ साथ तैयारी हो रही है। यही स्मार्ट स्टडी है। इस तरीके से हम सारे खंडों को लेकर चल रहे होंगे कि अगर हम चोल वास्तुकला पर बात कर रहे हैं तो ऑप्शनल में जो उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, जीएस मेंस में जो क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है और जो बन सकते हैं, बाकायदे उसका हम टेस्ट इस रूप में भी लेंगे कि एक तरफ ऑप्शनल मेंस का, दूसरी तरफ जीएस मेंस का, तीसरी तरफ जीएसपीटी का। देखिए तैयारी, तरीका आपको पता होना चाहिए। मेहनत तो कर ही रहे हैं सब, तो उतने ही मेहनत में हम ज़्यादा परिणाम दे सकते हैं, आउटपुट ज़्यादा मिल सकता है हमको। यही वजह है कि ज़रा समझें अब क्या क्या हम लोग करेंगे, किस रूप में तैयारी करेंगे। मैंने कहा कि तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए अब वैकल्पिक विषय की। तो हम पाठ्यक्रम का गहन विश्लेषण और अध्ययन करना होगा, मानचित्र का अध्ययन करेंगे, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रारूप बनाएंगे, सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड की तैयारी भी साथ साथ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड की तैयारी भी साथ साथ करेंगे। अब समझिए, हम बात कर रहे हैं, यहां तक हमने जो बात बतलाई वो ये थी
कि ठीक है कि इतिहास वैकल्पिक विषय अगर हम ले रहे हैं तो कैसे जो है जीएस के अंतर्गत भी हमारी तैयारी होती जाएगी। अब इस दूसरे खंड के अंतर्गत चर्चा में हम बात कर रहे होंगे कि आखिर एक इतिहास वैकल्पिक विषय की अब तैयारी हम कैसे कर रहे हैं, क्या हमारा तरीका होगा, उसमें प्रश्नों की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि जो परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्या डिवीज़न है, किस तरीके से कौन से खंड किस प्रश्न पत्र में रखे गए हैं, इन बात को एक बार समझ पाएं तो आसानी से चीज़ों को हम जान पाएंगे। देखिए, ये है कि हिस्ट्री ऑप्शनल के संदर्भ में पेपर 1 250 मार्क्स का है। इस पेपर के अंतर्गत एक तरफ एंशिएंट और साथ में मेडाइवल हिस्ट्री होती है। सेक्शन ए में 2 सेक्शन में बटा हुआ होता है यह पेपर। यह सेक्शन ए में एंशिएंट हिस्ट्री है, सेक्शन बी में मेडाइवल हिस्ट्री है, प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास। ये पेपर 1 में। पेपर 1 में आपके पास ये 8 सवाल होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी अनिवार्य है और क्वेश्चन नंबर 5 भी अनिवार्य होता है। और फिर निर्देश ये होता है उसमें कि कुल मिलाकर 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक खंड से 2-2 प्रश्न होने चाहिए कम से कम, जिसमें से पहला एक मैप का क्वेश्चन होता है। अभी तुरंत समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसकी तैयारी कैसे करेंगे। और 5वां प्रश्न कंपल्सरी होता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि आप सेक्शन ए से चाहे 3 प्रश्न करें, चाहे आप सेक्शन बी से 3 प्रश्न करें, यानी कुल मिलाकर कम से कम 2 प्रश्न आपको प्रत्येक खंड से करना अनिवार्य है। इस प्रश्नों में भी देखिए आप, खाली एक प्रश्न नहीं है इसमें, बल्कि ए, बी और सी, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कभी वह 15 अंकों के, कभी वह 20 अंकों के प्रश्न रख सकते हैं। ए बी सी करके प्रत्येक में दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पहले सिंगल एक प्रश्न आता था, अब उसके अंतर्गत 3 ऐसे प्रश्न हैं, और ये नहीं कि एक ही टॉपिक से संबंधित हो, अलग अलग। इसका उद्देश्य ये है कि आपकी तैयारी समग्रता में होनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं, बल्कि आप टोटलिटी में जो है प्रिपरेशन अपनी करेंगे, समग्रता में तैयारी करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। तो अब ऐसी दशा में समझिए, मैप का एक क्वेश्चन आपका आता है 50 मार्क्स का, जिसमें से ऐसे 20 स्थान दिए होते हैं, उनके बारे में आपको पहचानना है और लिखना होता है। तत्पश्चात इन प्रश्नों को लिखने की जरूरत है। समय 3 घंटे होता है। सेक्शन बी के अंतर्गत एक क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 60 नोट्स होते हैं। ये 10-10 अंकों के होते हैं, 5 इसमें से ऐसे 60 नोट्स लिखने होंगे, बाकी क्वेश्चंस हैं। और ये पेपर 1 और साथ में पेपर 2, जहां मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री शामिल है। सेक्शन ए में मॉडर्न इंडिया है। उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी अनिवार्य है और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से अनिवार्य है। और प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्न करने हैं। इसका मतलब वही हो गया कि आप किसी भी सेक्शन से 3 प्रश्न कर सकते हैं। एक कंपल्सरी ये, एक कंपल्सरी ये, अपनी चॉइस से अब आप
चुन सकते हैं कि 2 करें या 3 करें या 4 करें। कुल मिलाकर इस पूरे चार्ट का तात्पर्य यह है समझना कि हम सेलेक्टिव होकर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम सेलेक्टिव होकर गए तो पता क्या चल रहा है कि आखिर देखिए 5 प्रश्न यहां पर भी हैं, आखिर ये 5 प्रश्न हैं। तो अगर सेलेक्टिव होकर गए और कंपल्सरी है ये 5 प्रश्न यहां पर भी हैं, यानी इस पेपर 2 में आपके पास ऐसे 20 प्रश्न 10 क्वेश्चंस कंपल्सरी नजर आ रहे हैं। तो कितनी विविधता है प्रश्नों में, और वह तभी पूरी होगी जब पूरा पाठ्यक्रम गहनता से अध्ययन करेंगे, छोड़ छोड़ के नहीं। अब एक एक करके अगर हम समझें इन चीज़ों को कि ठीक है कि टॉपिक वाइज हम चीज़ों को कवर करेंगे कि आखिर किस तरीके से मैप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या करना है। तो अध्ययन करने से पहले पाठ्यक्रम का अध्ययन करना जरूरी होता है कि हम पाठ्यक्रम को जान पाएं, समझ पाएं कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर एक बार तैयारी होती है और उसी तैयारी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। अगर तैयारी में आपने सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया, समस्या है। लेखन अभ्यास नहीं किया तो समस्या है। यही वजह है कि अगर चयनित होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, समग्रता में पढ़ना पड़ेगा। तो देखें अगर कि जैसे मैप का क्वेश्चन है तो घबरा रहे होंगे कि मैप बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, एकदम नहीं। मैप आपके पास बना बनाया आएगा, इस रूप में आएगा कि जैसे ये मैप दिया हुआ है मान लीजिए। अब ऐसी दशा में कि आपको यहां पर एक जैसे ये प्लेस है, ऐसे नंबरिंग लिखा हुआ आएगा और इसके साथ एक परिचय दिया रहेगा आपको कि जैसे यहां लिखा हुआ है, इस रूप में समझें कि एक प्रसिद्ध झील और शिलालेख स्थल। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा स्थान है। तो आपने पहचाना गिरनार है ये। इसके बारे में अब 30 शब्द आपको लिखने हैं, 30 शब्द लिखने हैं। अब प्रत्येक इस तरीके से 2.5 अंक का एक ऐसा यह कि आपने लिखा। तो आप सोचिए, इसको मैथमेटिकल तरीके से आपको इसमें अंक मिलते हैं, गणितीय पद्धति से अंक आते हैं आपके पास कि आपने कहीं पर इस रूप में लिखा हुआ है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर एक दिया हुआ है कि मौर्यकालीन बंदरगाह और शिलालेख प्राप्ति स्थल सोपारा, उसके बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, अभ्यास इसी को कहा जाता है। कभी आपको दे देगा एक दक्षिण भारत के संदर्भ में कहीं कोई कि एक मंदिर स्थल, अब महाबलीपुरम है वह, तो आप लिख पाएंगे। एक बृहद शिलालेख और शांति स्तूप स्थल धौली, जौगण अशोक के अभिलेख, जहां पर वह अतिरिक्त कलिंग शिलालेख कहलाता है। तो कभी आपको देगा एक हड़प्पा स्थल, एक बंदरगाही स्थल, एक शिक्षा केंद्र। तो यह चीजें लोकेट रहेंगी, पहचानना है कि आखिर वह चीज क्या है। कभी आपके पास इन्हीं रूप में जब मैप आता है तो ये सर्वाधिक अंकदायी प्रश्न है और पेपर आउट इन द सेंस कि एक क्वेश्चन आपका रहता है ये, और इसमें से आपको पहचानना। कुल मिलाकर जितनी साइट्स हैं जो अध्ययन करते हैं हम लोग, लगभग 200 साइट्स को अगर आपने ठीक से अध्ययन कर लिया तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। और उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें हैं, वो भी हम आपको बतलाएंगे।
तो एक तो तरीका ये है। फिर जैसे हमने कहा कि तरीका एक अपना लेते हैं कि हम तमिलनाडु में जो भी स्थान हैं उनकी हमने इसी तरीके से टेबल बना रखी है कि अब तमिलनाडु में यही स्थान है। ये पूछे गए प्रश्न है, किस साल में ये प्रश्न जो इस स्थान के संदर्भ में पूछा गया है। तो तमिलनाडु के अंतर्गत जो स्थान है कि यह कोई जो है शिक्षण का केंद्र था, कहीं पर कोई वह मंदिर का स्थान था, वह कोई जो है व्यापारिक केंद्र के रूप में था, आपकी तैयारी हुई। आप आसानी से अब तमिलनाडु के अंतर्गत सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा है और आपको लग रहा है अच्छा तो तमिलनाडु है, हमने क्या क्या पढ़ा था, तुरंत आप याद कर पाएंगे। हमने स्टेट वाइज भी डिवीज़न कर रखा कि ठीक है, गुजरात के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, बिहार के अंतर्गत, कर्नाटक के अंतर्गत कौन कौन प्लेसेस हैं। तो स्टेट का मैप तो आप समझ पाएंगे ना कि अच्छा यहाँ पर जो है यह कर्नाटक है, तो इस स्थान के लिए कह रहा है तो तुरंत याद आ जाएगी चीज़ें। क्या बिहार में अब कह रहा है कि एक शिक्षण केंद्र, प्राचीन काल का प्रमुख शिक्षण केंद्र नालंदा, दूसरा ही नहीं। तो इससे कहा जाता है कि स्मार्ट स्टडी के थ्रू आप बेहतर काम कर सकते हैं। और मैप को करने के लिए हम आपको जो तरीका बतला रहे हैं वो ये है कि हम एक पूरा मैप का आपको बुकलेट देंगे। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वह तैयार कर रहे हैं, आपको जो है आपके उस मोबाइल ऐप में भी मौजूद होगा, टैब में भी होगा कि आप इसके आराम से अध्ययन कर सकते हैं। और हमारा तरीका ये होगा जैसे हमने कोई प्राचीन काल का, अब हमने पूरा पाषाण काल का अध्ययन करना शुरू किया तो पहले हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ने के पश्चात उससे संबंधित जो प्रमुख स्थान कुछ चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनका अध्ययन करना शुरू करेंगे। जैसे अब ये मैप के संदर्भ में पूरा पाषाण काल कि ये पल्लवरम है, अतिपक्कम है, तमाम ऐसे चीज़ें। देखिए अब ये जो चीज़ें दिख रही हैं कि टेरी स्थल तमिलनाडु में स्थित है, पल्लवरम तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है, ये डिस्क्रिप्शंस हो गया। अब ये मैप क्या है, ये हम मैप एक है, ये देखिए इस चीज़ को, मैप को देखें, ये पैलियोलिथिक एज का मैप नंबर 1। देखिए पहला मैंने कहा था टेरी स्थल, दूसरा पल्लवरम वो यहाँ पर है। पहचानना होगा खाली कि ये कौन सा स्थान है। 10 बार देखेंगे तो पहचान लेंगे, अच्छा 1 नंबर ये टेरी स्थल है, ये पल्लवरम है, यहाँ से हमको पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। इस मैप को हमने इस रूप में बनाया कि इसको एक बेस लाइन खींचकर हम अध्ययन कर सकें, समझ सकें चीज़ों को। लाइन इसलिए खींचा गया ताकि वहाँ प्लेन मैप रहता है। अगर हमें कहीं पर किसी स्थान से कि यहाँ पर यह कौन सा स्थान है, इसको हम खुद खींचना आपको सिखाएंगे, बतलाएंगे कि कैसे जो है इसको बेस बनाकर हम स्थान की पहचान भी कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कि पल्लवरम के बारे में है कि पल्लवरम तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है, पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल है। और ब्रिटिश पुराशास्त्री रॉबर्ट ब्रूसफुट ने औजारों की खोज की थी। तो 30 शब्द में लिखने का मतलब होता है कि उस स्थान को हम लोकेट जहाँ कर रहे हैं बता पाएँ कि वर्तमान में कहाँ पर है, किस राज्य में है। ये आपने बतला दिया कि वर्तमान तमिलनाडु में है। फिर उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस उस स्थान का क्यों चर्चित है वो तो पूछा ही जा रहा है। ये आपके पास लिखा हुआ आएगा कि पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्ति स्थल 2 नंबर। अब आप समझ पाइए कि यह 2 नंबर है, दिया हुआ है। अगर तो ये 2 नंबर के स्थान पर देखिए, इसी के बारे में लिखना था कि यह पल्लवरम है।
तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास हम लोग करेंगे और पूरा मैप के थ्रू सारी चीज़ें इस रूप में हैं कि जो मैप दिया हुआ है कि पैलियोलिथिक एज हो, न्यूलिथिक एज हो, देखिए इसके डिस्क्रिप्शन साथ साथ हैं जो आपको खुद ही जो है एक पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स के रूप में दे दिए जाएंगे कि अब मध्य पाषाणकालीन स्थल है, उससे संबंधित जो स्थान है ये इतने ही स्थान है कि बागोर है, सरायनहर, राय है, उनकी अवस्थिति कहाँ है एक मैप में आपको दिखला दी जा रही है। और फिर एकदम लेटेस्ट ये मैप जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात जो कुछ एरिया उसके साथ बनाए गए हैं चीज़ें। नवपाषाण काल, इससे संबंधित स्थल की मेहड़गढ़ है, राणा गुंडई है। अभी आपको इनाम अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा कि हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के साथ ही हम मैप पर आएंगे। तो आपको पहली चीज़ तो स्थानों की अवस्थिति की जानकारी हो जाएगी और उसके बारे में आपको लिखने के लिए सामग्री रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ये देखें अगर कि किस तरीके से सारे खंड का मैप ऐसे बना हुआ है आपके पास। देखिए पूरा मैप का ये एक 50 अंकों के लिए पूरी विधिवत इसमें तैयारी करके आपके सामने रखा गया कि ताकि कोई दिक्कत ना आए। और सबसे ज़्यादा लापरवाही इसी सेगमेंट में की जाती है। जैसे हड़प्पा स्थल है कि हड़प्पा स्थल में तीसरा स्थान देखिए एक लोथल दिया हुआ है, ये बंदरगाही स्थल है। तो अब इस मैप के अंतर्गत यहाँ पर ये तीसरा स्थान ये आपके पास लिखा हुआ आएगा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाही स्थल। तो हड़प्पा कालीन बंदरगाही स्थल को हमने पहचाना और उसका नाम लिखा लोथल। और फिर उसके बारे में लिखा कि यह लोथल गुजरात में मौजूद है। लोथल में एक गोदीबाड़ा डॉकयार्ड मिला है। कुछ एक सामग्री मैंने कहा पहले चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि युग्मित समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पाकालीन संस्कृति का पता चलता है। हो गया। तो इसलिए ये जो तरीका है आपका क्वेश्चंस का, मैप के क्वेश्चंस को हल करेंगे, उसके संदर्भ में जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं डिस्क्रिप्शंस के रूप में उसको पढ़ेंगे। और ये तरीका हम अपनाते हैं कि एक चैप्टर पढ़ा कि मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के उपरांत हम आपको ऑनलाइन ही ये चीज़ें कि एक ब्लैंक इस तरीके से मैप रखेंगे, उसमें लोकेट करके आपको प्रश्न के रूप में रखेंगे और आपको समय देंगे 5 मिनट के अंदर आप खाली नाम लिखिए पहचान कर कि ये क्या चीज़ें हैं। अलग से हम मैप का अलग से ही जो है एक पूरा सेगमेंट बनाकर चलते हैं कि ताकि आपको इस सेगमेंट में जो पेपर आउट है 50 अंकों का प्रश्न है, ये आसानी के साथ यहाँ पर आप जो है 35-40 अंक को ला सकते हैं। और फिर खूब अच्छे से जैसे अंक ज़्यादा आएंगे तो रैंक भी अच्छी आएगी। बस इसके लिए क्या करना है, निरंतरता बनानी है। तो यही वजह है कि इसके लिए कि आपको कोई कठिनाई ना हो, सारे एक साथ पूरे एंशिएंट के मिडाइवल के इस तरह के स्थानों को एक जगह लाकर मैप के थ्रू आपको रख दिया गया है। अब ज़रा समझें कि मैंने पहले कहा कि जैसे ही मैप के क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम इसी रूप में आपके पास प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे ये था कि अब यहाँ पर कि एक मैप दे देंगे, बड़ा रहेगा, दिखाई भी पड़ेगा आपको, एक्सरसाइज रहेगी आपकी, उसको आप हल करेंगे और फिर देखिए निरंतर 15 दिन 20 दिन करने के साथ ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पठन पाठन में कोई चमत्कार नहीं होता, अभ्यास और मेहनत है और वो हम करेंगे। तो अब ज़रा यहाँ पर एक अगली चीज़ों को देखा जाए कि जैसे मान लीजिए कि हम प्राचीन काल की अपनी आर्थिक संरचना को पढ़ रहे हैं, तो जो आर्थिक संरचना को पढ़ेंगे, सामाजिक संरचना को पढ़ें, किसी भी काल की हो, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं कि कोई कालखंड विशेष की बात की जा रही है, बल्कि वह पूरे प्राचीन भारत के संदर्भ में लागू होती है।
कि आर्थिक विशेषताओं को जानने और समझने के लिए कुछ वर्ग बनाने की जरूरत है। अब वह आर्थिक विशेषताओं को आप जब वर्ग बनाकर चलते हैं तो रटने की जरूरत नहीं है कि अगर हमें आर्थिक विशेषताओं के संदर्भ में बात करना है, लिखना है, सोचना है तो आखिर कैसे सोचेंगे। तो उसके कुछ उपखंड है, जैसे कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग, व्यापार वाणिज्य, नगरीकरण। अब ये चीजें समझने की हैं कि जहां हमने शुरू किया, जहां हमने बतलाया आपको कि ठीक है कि एक कृषि है, तो कृषि के अंतर्गत कुछ बातें अपने आप में अब रटने की जरूरत नहीं है, इनको अब सोचने और समझने की बात है। समझिए अगर कि आखिर अगर कृषि है तो कुछ फसलें होंगी, उन फसलों के नाम को बताना होगा। और भारत के अपने इतिहास की बात हो रही है तो सामान्य रूप से फसलें भारत के अंतर्गत आखिर गेहूं है, जौ है, कपास है, इनकी खेती की जाती रही है। दक्षिण भारत के संदर्भ में जाएंगे तो नारियल की खेती करिए, मसालों की खेती की बात करिए। फसलें हैं, भूमि होगी, आखिर सिंचाई की अपनी जरूरत पड़ती है खेती के लिए, तो सिंचाई के लिए वर्षा है या कृत्रिम साधन है, कृत्रिम साधन में नहर है कि कुएं हैं, ये बतलाने की जरूरत है। और अगर संगठित रूप से ये सब चीजें हो रही हैं तो उत्पादन कैसा है, अधिशेष की दशा है, सरप्लस प्रोडक्शन है। तो इसी को कहा जा रहा है कि कृषि के संदर्भ में अगर कुछ बातें आपने समझ ली कि आपको कुछ फसलों के बारे में लिखना है, वहाँ की सिंचाई सुविधा के बारे में लिखना है, और उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर वर्षाकालीन सिंचाई, आज भी भारत की अपनी कृषि वर्षाकालीन प्राय दिखाई देती है, तो प्राचीन काल में तो रहेगी। और फिर कुछ नहरों के द्वारा सिंचाई, जो नहरों के द्वारा सिंचाई होगी तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में उत्पादन भी ज़्यादा होगा। यानी अगर वहाँ नहर है तो इसका मतलब राज्य का प्रशासन, राज्य के संदर्भ में, उस क्षेत्र के संदर्भ में कृषि कार्य पर विशेष बल दिया जाता था। भूमि की जुताई की जाएगी, लकड़ी के हल से की जाएगी, लोहे के फाल से की जाएगी। और कृषि के संदर्भ में दो ही तरीके की दशाएं हो सकती हैं। एक, जिसे कहा जाता है कि निर्वाह अर्थव्यवस्था, निर्वाह उत्पादन, सरप्लस नहीं है, केवल जितने लोग कृषि में वो लोग अपने लिए उपयोग में ला रहे हैं खाद्यान्न को। और दूसरा सरप्लस प्रोडक्शन। तो ऐसे में इतने पॉइंट्स के माध्यम से आप कृषि के बारे में लिख सकते हैं। अब सोचिए इसके लिए क्या रटने की जरूरत है। पशुपालन के बारे में लिखना है कि ठीक है कृषि और पशुपालन, तो खाली ये नहीं कि पशुओं के नाम लिख दें खाली, बल्कि पशुओं के उपयोगिता को बतलाने की जरूरत है। क्यों पशुपालन किया जा रहा था? तो भोजन की आवश्यकता के लिए कि ठीक है भोजन की भी जरूरत पूरी होगी, खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवहन के लिए, निर्माण कार्यों के संदर्भ में कि जैसे अब उसके हड्डियों से बनाई जा रही चीजें, उसके बाल से बनाई जा रही चीजें, चर्म उत्पादन के संदर्भ में, कृषि कार्य के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, सैन्य कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। आखिर हाथी हैं, युद्ध क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाएंगे, घोड़े हैं। तो पशुपालन में खाली पशुओं के नाम बताकर चले आते हैं, नंबर कहां से मिलेगा? किस वजह से उपयोग में लाए जा रहे हैं, ये चीजें हैं, इनको बतलाने की जरूरत है। तो आपका एक बढ़िया सेंटेंस बन जाएगा कि इस काल में या इस राज्य के अंतर्गत पशुपालन पर विशेष बल दिया जाता था, जिसका उपयोग खाद्य आवश्यकताओं के लिए, परिवहन के साधनों के रूप में, कृषि कार्य के लिए, युद्ध क्षेत्रों में भी किया जाता था। और जब कृषि सरप्लस प्रोडक्शन के साथ होगी तो शिल्प उद्योग, जिसे गैर कृषि कर्म कहा जाता है, गैर कृषि कर्म का विकास हो रहा है। गैर कृषि कर्म का तात्पर्य कि आखिर अगर कहा जाए कि जो 100 लोग हैं खेती कर रहे थे तो उसके उत्पादन से 1000 लोगों के लिए जो है उत्पादन संभव हो पा रहा है, तो बाकी शेष लोग क्या करेंगे? अन्य दूसरा कार्य करेंगे। तो कोई ईंट बनवा रहा है, कोई धातु की सामग्री का निर्माण कर रहा है, वस्त्रों का निर्माण कर रहा है। इसी को कहा जा रहा है शिल्प और उद्योग, आभूषण निर्माण कर रहा है। तो अलग अलग तरीके के उद्योग विकसित हो गए।
अब धीरे धीरे उद्योगों के संदर्भ में एक खास विशेषता, श्रम का विभाजन और विशेषीकरण होगा। एक खास किस्म की चीज़ों को बनाने के लिए एक खास क्षेत्र है, लोग लगे हुए हैं, जैसे लोहे का कार्य करने वाले, मिट्टी का कार्य करने वाले। तो श्रम का विभाजन और विशेषीकरण ये गुणवत्ता को बढ़ा देगा। और ऐसे में अब ये जब शिल्प और उद्योग होगा तो वस्तुओं को निर्माण करने के लिए कहीं से ले आना और फिर कहीं ले जाकर बेचना, इसी क्रम में व्यापार वाणिज्य का विकास होता है। तो व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा है। अब व्यापार वाणिज्य के विकास के क्रम में कुछ उसके अपने तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं कि कैसे हम उनके लिखेंगे। तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपके पास दिमाग में आने चाहिए कि उसमें आंतरिक और बाह्य व्यापार, जिसमें आयात और निर्यात, किस चीज़ का आयात हो रहा है, किस चीज़ का निर्यात हो रहा है। यातायात के साधन, वह साधन क्या हो सकते हैं, तो एक स्थल मार्ग हो सकता है, एक जल मार्ग हो सकता है। स्थल मार्ग सदैव से प्राचीन काल के अंतर्गत बड़ी कहा जाए बहुतायत रूप से प्रचलित था और बैलगाड़ी एक प्रमुख साधन हुआ करती थी। साथ में बंदरगाहों का विकास है। अगर अब भारत के अंतर्गत बात की जा रही है तो समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो बंदरगाहों का विकास भी होगा। माप तौल प्रणाली, आखिर व्यापार वाणिज्य के लिए कोई ना कोई निश्चित एक मानक चीज़ें भी होंगी, तो माप तौल प्रणाली और विनिमय के साधन, लेन देन किसमें किया जाता है, दो ही तरीका हो सकता है, या तो वस्तु विनिमय प्रणाली या मुद्रा अर्थव्यवस्था होगी। इन पॉइंट्स को अगर हम रिकॉल कर पाते हैं तो इसी के अंतर्गत चीज़ों को लिखना होता है और वही आसान बना देता है। साथ में अब अगर मैं कह रहा हूं कि विनिमय के साधन हैं, साथ में माप तौल प्रणाली है, जिसका मतलब लेखन, लिपि, ये भी चीज़ें आपके पास मौजूद हो जाएंगी। और धीरे धीरे अब बैंकिंग प्रणाली, कर्ज ब्याज की लेन देन की पद्धति, बीमा, ये सब मौजूद होगी जो व्यापार के। तो कई बार क्वेश्चन खाली इसी से आपसे पूछ लिया जाए किसी कालखंड में कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य के अपने साधनों को दर्शाइए, तो पहले ये तो बतला दें आखिर यहाँ तक आया कैसे। तो जब तक सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, व्यापार वाणिज्य की दशा बेहतर होगी नहीं। और फिर व्यापार वाणिज्य इन तत्वों से मिलकर बनता है। उसके लिए अब क्या याद करना है, आखिर यही तो वर्ग हैं कि आंतरिक और बाह्य व्यापार कैसे होता था, आयात और निर्यात किन चीज़ों का होता था। अगर आयात और निर्यात कर रहे हैं तो आखिर व्यापार के साधन क्या होंगे, स्थल मार्ग पर क्या है, जल मार्ग से क्या है, बंदरगाह थे या नहीं थे, लेन देन किस में करते थे, मुद्रा अर्थव्यवस्था थी या वस्तु विनिमय प्रणाली थी, और फिर माप तौल की प्रणाली, लिपि, बैंकिंग व्यवस्था, इन्हीं सब से मिलकर उत्तर बनता है। और जब ये सब चीज़ें होंगी तो नगरीकरण की भी दशा एक पैदा होगी, नगर भी सामने आएंगे। आखिर जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो गैर कृषि कर्म वाले क्षेत्र नगर के केंद्र के रूप में विकसित होने लगे, बंदरगाही नगर के रूप में, जहाँ पर अब राजधानी है प्रशासनिक केंद्र के रूप में, कोई धार्मिक केंद्र के रूप में, सैन्य छावनी के रूप में। तो नगरीकरण की दशा पैदा होगी, नगरों का निर्माण विभिन्न केंद्र के रूप में दिखाई देता है। ये ओवरऑल एक आर्थिक संरचना की सामान्य विशेषताएं हैं कि अब किसी कालखंड के अंतर्गत इन चीज़ों को रखा जा रहा हो कि आप संगम काल की अर्थव्यवस्था को या मौर्य काल की अर्थव्यवस्था को उद्घाटित कीजिए, हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था को उद्घाटित कीजिए, तो इन बिंदुओं के माध्यम से आप उत्तर को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। विस्तार से अध्ययन करेंगे इन्हीं सब पहलुओं के आलोक में। तरीका इसी तरीके से होगा, डायमेंशंस को कवर करना, रटना नहीं, पॉइंट आउट करना चीज़ें जो है साइंटिफिक तरीके से, कि अगर ये हो रहा है तो ये हो रहा है, ये हो रहा है तो ये हो रहा है, कारण कार्य परंपरा। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, तो इनको इस रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे कि देखिए कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग, व्यापार वाणिज्य। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो विस्तार से इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण योजना, तो पहली चीज़ होती है नगरीकरण के तत्व क्या हैं, उनको जान पाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन कैसे रहा है, उपयोगिता पर बल देने वाली चीज़ें, जल निकास प्रबंधन और जल संरक्षण और पेयजल, ये डायमेंशंस कहलाते हैं। तो पहले हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले डायमेंशंस को बनाएंगे और कवर करेंगे।
कि अब नगरीकरण के तत्व अगर आपको पता है तो कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, नगरीकरण के तत्वों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण की दशा को दर्शाइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर बुद्ध काल के अंतर्गत नगरीकरण के तत्वों को उद्घाटित करते हुए नगरीकरण के स्तर को समझाइए। पढ़ेंगे ये चीजें कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन, अब यही पॉइंट्स हैं। कहां तिथियां हैं समझना तो है। तो ये नगर का मतलब आखिर वहां के नगरों के संदर्भ में किस तरीके से कार्य होता था, तो कुछ उपयोगिता पर बल दिया जा रहा था। जल संरक्षण, जल निकास उसकी एक खास विशेषता थी। तो अगर नगर निर्माण लिखने को आ रहा है तो इतने पॉइंट्स को रिकॉल करने की जरूरत है। इनमें से कुछ कुछ बातें आपको याद हैं, लिख दीजिए कि नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंधन और जल संरक्षण। अब जल निकास प्रबंधन में नालियों का समुचित प्रबंधन था, कमरे, रसोई घर, स्नानागार आदि से जल निकास का उचित प्रबंधन है। नालियों की साफ सफाई के लिए मैनहोल का निर्माण किया गया था। पक्की मिट्टी के पाइप वाली नालियों का निर्माण किया गया था। पेयजल से दूर नालियों का निर्माण किया जाता था। पानी के वेग को कम करने के लिए सीढ़ीदार नालियों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पाई नगरों की जल निकास की व्यवस्था से हड़प्पा वासियों की स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का पता चलता है। ये सिग्निफिकेंस है उसका, समझिए। अब यही जल निकास पद्धति, अब आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन ये रूप में नहीं होगा, मान लीजिए कि सीधे सीधे क्वेश्चन हो कि हड़प्पा नगर निर्माण की योजना आधुनिक भारत के या आधुनिक काल के नगर निर्माण योजना के लिए प्रेरक है, या हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना की प्रासंगिकता आज भी है। तो जाहिर सी बात है, नालियों का जल निकास, ड्रेनेज सिस्टम आज भी जरूरी है। इन्हीं बातों को बतलाना है। जल संरक्षण की बातें जो उस समय के लोग करते थे, धौलावीरा के संदर्भ में आखिर जल संरक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। जल संरक्षण कहाँ किया जाएगा, जहां पर जल की मात्रा कम होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी। तो ऐसी दशा में जल संरक्षण के लिए क्या दशाएं, तो जल निकास और जल संरक्षण और पेयजल जो हड़प्पा काल में था, यह हड़प्पा काल के लोगों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी प्रमाणित करता है। तो क्वेश्चंस बेशक कुछ भी आए, टॉपिक को अगर आपने समझा है और पढ़ा हुआ है तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। विस्तार से पढ़ेंगे, जब टॉपिक पर आएंगे। ये तरीका यही होगा हमारा। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से हम लोग चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, एक एक पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर चल रहे होंगे, और इसका PDF नोट्स भी आपको मिलेगा। कि अब जैसे मान लीजिए कि मौर्य काल में अशोक का धर्म पढ़ना है, तो पहली चीज मैंने कहा डायमेंशंस कवर करते हैं। यानी धम्म के संदर्भ में इतनी बातें हैं कि धम्म क्या है, इसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी, वो तो अंदर पढ़ लेंगे आकर क्या क्या चीजें थी। धम्म के मूल तत्व क्या है, तो धम्म यहां पर पढ़ा नहीं रहा हूं अभी, आपको केवल शब्द ज्ञान से परिचित हो जाए, तरीका क्या होगा पढ़ने का। कि धम्म वो संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म, अशोक का धम्म बहुत पॉपुलर चीज है। तो धम्म के मूल तत्व क्या है, तो धम्म एक तरीके से अशोक के अभिलेखों में खुद वर्णित है। वो खुद ही जो है अपने अभिलेखों में लिखा हुआ उसने कियमचु धम्म में धम्म क्या है, और फिर उत्तर देता है, खुद ही अभिलेखों में लिखा हुआ है कि अपास ने बहु के आने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च, घबराइए मत, प्राकृत में लिखा हुआ है। यानी धम्म क्या है, तो धम्म अपास ने पाप रहित होना, बहु के आने, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, दया करना, दान करना, सचे सत्य बोलना, सोचे सुचिता, माधवे मृदुता, साधुता, ये है धम्म। यानी धम्म के मूल तत्व क्या है, और फिर अशोक के द्वारा धम्म प्रचार के लिए किए गए उपाय क्या थे, किन किन साधनों का प्रयोग किया गया, धम्म लिपियों का सहारा लिया गया, प्रचारकों को भेजा गया,
धम्म का स्वरूप क्या है? ये स्वरूप क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था? तो इसके संदर्भ में जब कोई बात कही जा रही हो कि क्या ऐसा था, तो कुछ तो पक्ष में तर्क होंगे और फिर जाहिर सी बात है कुछ उसके विपक्ष में तर्क होंगे। इन दोनों को लेकर अंत में निष्कर्ष लिखना होगा। पढ़ने के साथ ही आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर रहता है तो उत्तर लिखने में दिक्कत कभी नहीं आएगी। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके यहाँ से होंगे। धम्म का प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। कहाँ तक धम्म अशोक के धम्म को लेकर कहा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक हुआ? तो ये हम इस तरीके से हर एक टॉपिक में डायमेंशंस बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, और यही तरीका आपका एग्जामिनेशन हॉल में होगा कि आप अगर धम्म को समझाना चाह रहे हैं, अब आ जाए अशोक के धम्म के बारे में लिखिए, तो इतनी चीज़ों को खाली पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से मौर्योत्तर काल के संदर्भ में भी हम एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे। कुल मिलाकर समझें कि इतिहास का मतलब गाथा गीत नहीं है कि कथा कहानी चल रही है, नाटक हो रहा है, कुछ नहीं। पढ़ना है, साइंटिफिक चीजें हैं कि कोई आर्थिक परिघटनाएं क्यों हो रही हैं, कारणों की पड़ताल करनी है। तो मौर्योत्तर काल के संदर्भ में अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि विदेश व्यापार के संदर्भ में भारत रोम व्यापार, दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार, रोम चीन व्यापार। मौर्योत्तर काल की अपनी व्यापारिक प्रगति के संदर्भ में क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। तो विस्तार से इन चीज़ों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बात आएगी, और फिर किसी न किसी रूप में जैसे हमने कहा कि कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करेंगे कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को लेकर, एंशिएंट के, मेडिवल के, मॉडर्न के, वर्ल्ड के, कि अब जैसे विश्व इतिहास का यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने रखा कि किस तरीके से उत्तर प्रारूप क्या होगा, पहले चर्चा किस रूप में होगी। जैसे हमने कहा कि चैप्टर पढ़ा लिया कि ठीक है वर्ल्ड हिस्ट्री प्रबोधन काल को अध्ययन किया, अब प्रबोधन काल से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम लोग समझेंगे और उसकी अपनी रूपरेखा इस रूप में सामने आएगी। बाकायदे उत्तर लेखन अभ्यास कि उत्तर लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, एक एक तरीका समझाएंगे बोर्ड पर आपको। शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ भूमिका का तात्पर्य कोई बढ़ा चढ़ाकर बात कहने की नहीं है। बात सिर्फ ये है कि लिखा है प्रबोध के मुख्य विचारों को स्पष्ट कीजिए, प्रबोध में रूसों के योगदान पर चर्चा कीजिए। यूपीएससी के मेंस में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, ये 2018। तो शुरुआत करने के लिए है कि प्रबोधन का अर्थ बतलाने की जरूरत है, इसके लिए भूमिका शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और फिर ये चीज़ें कि कैसे जो है यूरोप की पुनर्जागरणकालीन चेतना की परिपक्व अवस्था 18वीं सदी में प्रबोधन के नाम से जानी जाती है, जिसमें तर्क है, प्रयोग पर बल दिया जा रहा, मानवतावाद है। तो एक शुरुआत यहाँ से करके और फिर एक स्टेंजा में, पैराग्राफ में पॉइंट्स बना दिया, जिसके अंतर्गत आप कह रहे हैं ना प्रबोध के प्रमुख विचार। तो प्रबोध के प्रमुख विचार क्या है? ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना है, मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया जाना है, मानवतावाद पर बल दिया जा रहा है, कारणों की पड़ताल पर बल दिया जा रहा है, प्राकृतिक धर्म पर बल दिया जा रहा है। ये पॉइंट आउट किया आपने। और तत्पश्चात सेकंड स्टेंजा में आकर आपने द्वितीय पैराग्राफ में अब रूसों के योगदान अर्थात उसके विचारों पर चर्चा करनी है। अब देखिए प्रश्न को हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी समस्या नहीं आएगी। लिखा है कि प्रबोध के प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो पहले ये तो बतला दीजिए कि आखिर प्रबोध है क्या, इनलाइटमेंट क्या है, प्रबोधन क्या है। ये परिभाषा हो गई भूमिका में। भूमिका का तात्पर्य यहां पर प्रबोधन की परिभाषा है। फिर है कि प्रबोध में रूसों के योगदान को, प्रबोध के मुख्य विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो प्रबोधन क्या है वो बताया, और प्रबोध के मुख्य विचार ये हैं, यानी उसके फीचर्स क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है उसकी, क्या मूल उसकी प्रकृति थी। इन चीजों को पॉइंट आउट कर दिया आपने खाली। और फिर
रूसों के योगदान पर, तो रूसों के विचारों के आलोक में आखिर क्या ऐसा हुआ? तो रूसों के अपने विचार, प्रकृति पर बल दिया है उसने, असमानता पर चोट की है, जो उसने राज्य की उत्पत्ति और समान इच्छा का सिद्धांत दिया जनरल विल, उसके संदर्भ में बतलाते हुए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बातें किया। एक तरीके से यही फ्रांस की क्रांति के नारे बन गए। तो यूरोप के अंतर्गत लोगों को जगाने में, चेतना में बनाने में इसकी अपनी भूमिका रही। तो यहां पर आकर रूसों के योगदान, उनके विचारों की चर्चा करते हुए कि उसकी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से जो है एक राज्य लोगों के बीच समझौते का परिणाम है, इसको उद्घाटित किया। और उसके अपने विचार कि जब उसने कहा कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो अब स्वतंत्रता और मुक्ति की भावना लोगों में पैदा हुई, तो क्रांति का आधार तैयार होता है। फ्रांस की क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व रूसों के अपने विचार थे। ये उसका योगदान है। इस चीज को समझ पाइए कि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे तो इसी तरीके से डायमेंशंस को कवर करेंगे, एक एक चीज़ों को देखेंगे। और जैसे अगर कहा जाए कि चलिए मैं आपको वो भी दिखलाता हूँ कि आखिर किस तरीके से पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में ये आपके पास फॉर्मेट नज़र आएगा कि एक पूरे चैप्टर्स को इस रूप में रखते हुए सिलेबस के अंतर्गत, और फिर कि पुनर्जागरण बैकग्राउंड के रूप में समझना है तो कैसे समझेंगे, क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत, वह चाहे अगर हम कि धर्म युद्ध कृष्ण दुनिया का पतन है, कारणों को लेकर चलेंगे। ये तरीका मैं बता रहा हूँ खाली कि पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या हैं, उनको डायमेंशंस, ये सारा पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास मौजूद होगा। इसी को सिनॉप्सिस कहा जा रहा है, संक्षिप्त रूपरेखा बनाना पढ़ने के लिए। देखिए कि क्या परिणाम हुए पुनर्जागरण के। प्रबोधन काल है, यही विशेषताएं देखिए उसकी। प्रबोधन की अपनी विशेषताएं क्या हैं? ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना, प्रयोग परीक्षण पर बल देना, कारण कार संबंधों का अध्ययन, मानवतावाद, प्राकृतिक धर्म। प्रमुख विचारक रूसो, वोल्टेयर, कांट। तो रूसो के अपने विचार इन बिंदुओं के अंतर्गत समझ पाएंगे हम लोग। वोल्टेयर, कांट, प्रबोधन का प्रभाव क्या रहा। इसी तरीके से समाजवादी विचार, अमेरिकी क्रांति, मैप का उपयोग करेंगे, फ्लो डायग्राम का उपयोग करेंगे, और ये चीज़ें आपको समझने के लिए इतनी आसान हो जाएंगी कि रटने की ज़रूरत नहीं कि अमेरिकी क्रांति क्या है, किन कारणों से हो रही है, प्रभाव उसका किस पर पड़ा, ब्रिटेन पर पड़ा, किस पर पड़ा। अमेरिकी गृहयुद्ध, उनकी दशाओं को, कि गृहयुद्ध के कारण क्या है, अब्राहम लिंकन की भूमिका क्या है, परिणाम किस रूप में है। ये डायमेंशंस, एक बार डायमेंशंस अगर क्लियर हो गए तो रटने की ज़रूरत नहीं है, फिर इतिहास आपके लिए कठिन नहीं है। गृहयुद्ध के कारण सारा इस तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट एकदम तैयार करते हुए, इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ वैकल्पिक विषय की क्लास को शुरू करने में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने में, चूँकि ये सारे कार्य किए जा रहे थे। तो ऐसे में आपके लिए है कि चीज़ों को देख पाएंगे आप आसानी से कि औद्योगिक क्रांति, विस्तार से चीज़ों को समझिए कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई, क्या उसके कारण रहे। ये हेडिंग्स खाली आपको रिकॉल करनी है, इसको समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और फिर औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हो रही, अनुकूल भौगोलिक स्थिति, अनुकूल राजनीतिक दशा, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति। अब इतने पॉइंट्स आपके पास आ गए, रिकॉल करने की जरूरत है। देखिए 1-20 में तिथियां नहीं है,
क्या इसमें जो है तिथियों की बात है, प्रवृत्ति की खाली बात है। जैसे औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या है, आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम। मैंने कहा अभी जब टॉपिक पढ़ेंगे तो समझना और समझाना ज़्यादा आसान हो। यही तरीका ये होगा, हमारा तरीका ये होगा। इस तरीके से हम सारे पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, एंशिएंट और मिडाइवल को, कल्चर को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और फिर देखिए, मेहनत एक ही बार होनी है। ये स्मार्ट स्टडी है। ये आपके पास विस्तार से पहले अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात एक समरी, एक सिनॉप्सिस आपके पास होगी, पीडीएफ में नोट्स होगा, मैप होगा। देखिए, आप पढ़ाई की अगर इच्छा है और पढ़ने में अगर रुचि है तो सिलेक्शन कोई दूभर और कठिन नहीं होगा। तो इस रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब बात आती है इस चीज़ को लेकर कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या होगा, कोई किताब वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए, बड़ी सीधी सी चीज़ है कि आपके पास किताबों की अपनी सूची तो दे दी जा सकती है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि व्यवस्थित रूप से अगर जो है एनसीईआरटी को पढ़ लिया जाए तो वो भी सफिशिएंट है आपके लिए। बाकी एक बाकायदे एक नोट्स रहेगा, मौजूद रहेगा। एनसीईआरटी कौन सी पढ़ें ये भी एक समस्या है, कैसे पढ़ें वो भी एक समस्या है। तो अलग से उसका तो हम बताएंगे ही आपको। यहाँ पर कुछ एनसीईआरटीज़ की भी चर्चा हम कर लेंगे कि जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी है ये। आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर डाउनलोड्स में एनसीईआरटी है का कॉलम दिया होगा। सारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम इसी रूप में आपको डाउनलोड कर लेंगे। अब जैसे ये है, मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में रखना चाह रहा हूँ कि इसमें आप जब टॉपिक्स पर आते हैं तो लगता है कि क्या चीज़ है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, आरंभिक नगर, क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न, नए विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, नए साम्राज्य और राज्य, ये चीज़ें। इसी को हमने थोड़ा सा स्पष्ट किया जो आपको पढ़कर करना है। जैसे कि अब समझिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी को हमने किया क्या कि थोड़ा अब आसान शब्दों में प्रस्तुत कर दिया, जो चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हुए आप पाएंगे। इंडेक्स में लिखा हो रहता है क्या, कब, कहाँ, लेकिन वो है किस चीज़ के बारे में, भारत की भौगोलिक संरचना, भारत का नाम कैसे पड़ गया, इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या है। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक में मानव विकास का क्रम क्या रहा, प्रागैतिहासिक काल जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये पढ़ते हैं। आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पढ़ें, उसको देखेंगे। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वैदिक साहित्य और महापाषाण दक्षिण, ये एक तरीके से जो महापाषाण कहा जाए, कब्र उनके समाधि स्थल के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से बनी संरचना के लिए कहा गया था, मेगालिथिक। राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य, तो यज्ञ क्या थे, वर्ण व्यवस्था क्या थी, कैसे संचालित होती थी, जनपद और महाजनपद क्या हैं, नए प्रश्न और नए विचार में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें थीं, इसके जानने से, इसको पढ़ने से, इंडेक्स देखने से पता नहीं चल रहा क्या पढ़ रहे हैं। चैप्टर के अंतर्गत ये चीज़ें हैं, यही है नई एनसीईआरटी। खाली चीज़ें, इतिहास बदल थोड़ी नहीं जाएगा। अब इसी को आपने पढ़ कर दिया, तो मैं आपको प्रत्येक क्लास के साथ जहाँ जो जरूरी चीज़ें हैं, उपयोगी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी भी साथ साथ लेकर चलूँगा, बतलाऊँगा कि ये चैप्टर है, इसको आप रीड करिए। आपके पास, मैंने कहा कि संस्कृति के ही ऐप के थ्रू आप जा सकते हैं वेबसाइट पर, या वेबसाइट्स के ही थ्रू जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़िए। 6 की एनसीईआरटी है, जैसे ये है, देखिए कि अब जो अशोक के अंतर्गत बात की जा रही थी, उसमें मौर्य साम्राज्य विस्तार, कलिंग का युद्ध, अशोक का धम्म, देखिए संगम साहित्य, आहत सिक्के, मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग की कहानी, कुषाण, फाहियान, वेनसांग, महायान धर्म के बारे में, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, ये सारी चीज़ें। तो जब आप एंशिएंट पढ़ना चाहेंगे तो इस
एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत है। ये नहीं कि बस शुरू कर देना है कि सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो तो एकदम शुरू हो जाए, नहीं। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आप एक तरीके से, ये नई एनसीईआरटी में कई सारी चीज़ें मिक्स हैं, अलग अलग जगह पर चीज़ें दी हुई हैं, बस उनको एक बार आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ है, और जब आप एक सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे और तभी आप उपयोग कर पाएंगे उनका। तो इसी तरह एनसीईआरटी की बुक जो है, हमने कहा कि जैसे क्लास 7th की है, क्लास 8th की, इतिहास की चीज़ें हैं इसमें, ये आपको समझने की ज़रूरत हो कि 1857 का विद्रोह जैसे पढ़ना है, इन चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन 1947 तक, स्वतंत्रता के पश्चात क्या चीज़ें हैं, ये कक्षा 8 की पुस्तक में मिलेगी। देखिए कक्षा 9 में समकालीन विश्व एक भाग, फ्रांस की क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो ये एक तरीके से 9th की एनसीईआरटी, ये देखिए 10th की एनसीईआरटी, समकालीन विश्व, यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्भव, भारत में राष्ट्रवाद, औद्योगिकरण का युग। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की चीज़ों को समझने और पढ़ने के लिए भी इसकी ज़रूरत होगी। तत्पश्चात विश्व इतिहास के लिए अलग से कक्षा 11 की दिया हुआ है। ये एक एक करके समझने के लिए कि इस्लाम का उदय, उसका विस्तार कैसे रहा, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था। ये एनसीईआरटी बड़ी उपयोगी है, पढ़िए तो सही इनको। जैसे 12 की पुस्तक, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, हड़प्पा सभ्यता, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, 12th में भी आकर, एक 6 में मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर भी है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है एनसीईआरटी की बुक्स के माध्यम से, साथ साथ पढ़ेंगे, कवर करेंगे। और यही वजह है कि अंतिम रूप से देखा जाए तो पुरानी एनसीईआरटी भी अगर आपको मिल जाए तो बेहद उपयोगी वो आपके पास हो जाती है। उसमें अलग अलग चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ये है कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है रामशरण शर्मा की है, मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश चंद्र की है, आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र, समकालीन विश्व इतिहास एक अर्जुन देव, इंदिरा अर्जुन देव के नाम से आती है। अगर मिले तो मिल जाए तो इसको ले लीजिए, अब ये जल्दी मिलती नहीं है चीज़ें। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला नहीं बढ़ानी है, समझ अपनी बढ़ानी है, तो अपने इस ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से हमने ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आप एक बार गहरी समझ रख लें, चीज़ों को पॉइंट आउट करने का तरीका सीख लें, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को साथ साथ हल कर सकें, और साथ में जीएस के साथ प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पर जीएस की तैयारी को भी साथ साथ कवर कर सकें। तो समग्रता में इतिहास पढ़ना है, और वह इतिहास वैकल्पिक विषय, समान अध्ययन, पीटी और मेंस सबकी तैयारी में सहायक होगा। तो कुल मिलाकर आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे कि इन तरीके से आगे बढ़ेंगे, और अगला जो लेक्चर होगा हमारा कि अब उसमें सीधे पाठ्यक्रम पर आएंगे कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत कैसे चीज़ों को कवर कर रहे हैं, और एक एक करके एक एक चैप्टर के साथ हम चीज़ों को शुरू करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ चीज़ों को शुरू कर रहे होंगे। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।